तो स्वागत है आप सभी लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी आपके अपने चैनल पर। तो ये हमारा टेस्ट नंबर 9 है और ये आपका दृष्टि का ही टेस्ट पेपर है। तो इसको मैंने क्यों लिया है बीच में से, बीच में नहीं, ये लाइनिंग में है, इसके पहले मैंने बीच में ले लिया था। तो पहली बात तो इसमें कुछ करंट के बीच में ही क्वेश्चन और इसमें इकोनॉमी के भी क्वेश्चन आपके इंक्लूड है। जैसे अब आपका ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक हो गया, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन इंक्लूड है। तो मैंने सोचा फिर इसको पहले कर लिया जाता है क्योंकि इकोनॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, तो उसके करंट का क्वेश्चन आते हैं। तो चलो इसको पहले शुरू करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट नंबर हमारा 9 है और ये हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरी 150 क्वेश्चन जितने भी हैं, अगर करंट के बहुत इंपॉर्टेंट है और वो करंट हमारे हिसाब का है तो हम उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। अगर 2023 जनवरी का तो वो हमारे काम का नहीं है, उसको स्किप कर देंगे। अगर इसमें है तो अभी पीछे देखेंगे, अभी मैंने नहीं देखा, मैंने क्वेश्चन देखे थे इसमें बीच में इकोनॉमी के और प्लस आपके करंट के इंक्लूड थे, तो इसलिए मैंने फिर इसको ले लिया। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। पहली बात तो कुछ क्वेश्चन इसमें पॉलिटी के होंगे, राज्य व्यवस्था के, कुछ हिस्ट्री के, कुछ ज्योग्राफी के। तो मैं सोचना शुरू देख करके अरे पॉलिटी के क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ लिया, इसमें करंट के भी क्वेश्चन ज़्यादा ही है। फिलहाल पूछा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 थी, उसे अब 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। तो वो किस अधिनियम के द्वारा कर दिया गया था, ठीक है, ये पूछ रहे कौन सा संशोधन किया गया। तो 1976 में आपका 40वां संविधान संशोधन हुआ था। इस संशोधन ने संसद को भारत के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 40वां, 41वां, 42वां, 43वां। अब आपको बताना है। तो फिलहाल डिटेल में सारी चीज़ें दी गई हैं। हम अगर बात करें यहाँ पर कि किस अधिनियम के द्वारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया, तो ये आपका 41वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में किया गया, ठीक है। तो अब आपका आंसर यहाँ पर क्या हो गया, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विषयों में कौन सा से विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत उल्लिखित है। आपको पता है 3 सूची हैं, तो 3 सूची में से जो समवर्ती सूची मतलब एक जैसे केंद्र सूची या राज्य केंद्र सूची बोलते हो या संघ सूची बोलते हैं, फिर एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो वो कह रहे हैं कि समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय उल्लिखित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये हमारे नीचे कोड दिए गए, मतलब एक से ज़्यादा आंसर सही है। इसीलिए दिवाला और शोधन क्षमता कोड, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, औषधियाँ और विष, कृषि स्रोतों से आय पर कर। कितने ऑप्शन हैं जो यहाँ पर सही है ये बताना है। भारत का संविधान संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित करता है। समवर्ती सूची में 52 विषय, मूलतः 47 विषय शामिल हैं और उसके अंतर्गत उल्लिखित भी हैं। यहाँ पर अगर हम देखें कि कौन कौन से शामिल हैं, तो आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही ऑप्शन शामिल है। चौथा जो है कृषि स्रोतों से आय पर कर, ये आपका फिलहाल समवर्ती सूची में शामिल या उल्लिखित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेष प्रावधान वाले राज्य भारतीय संविधान का अनुच्छेद सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। नागालैंड 371B, मणिपुर 370C, आंध्र प्रदेश 371D, ये 371C, 371D एंड अरुणाचल प्रदेश 371H। हमें फिलहाल बताना कि यहाँ पर कौन सही सुमेलित नहीं है। तो 371 जो B दिया, ये 371A यहाँ पर होना चाहिए था, ये B की वजह से ये वाला ऑप्शन गलत है। नागालैंड आपका 371A, मणिपुर आपका C, बी जो है वो आपका असम के लिए मतलब उल्लिखित है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, जो आपका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा चार्टर अधिनियम 1833 के संदर्भ में सही है। इसने बम्बई और मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्तियाँ समाप्त कर दी। कह रहे हैं कि इसने एक वाणिज्यिक संस्था के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया। 1833 के विषय में बात कर रहे हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। कोड हमारे ये दिए गए, वो आप पढ़ लो। चार्टर अधिनियम 1833 की बात करें तो इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसे सभी राजनीतिक व सैन्य शक्तियाँ प्रदान कर दी गई। भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इस अधिनियम द्वारा बम्बई और मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्तियाँ समाप्त कर भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी शक्तियाँ प्रदान कर दी गई। तो कथन फर्स्ट तो हमारा यहाँ पर सत्य है, ठीक है। सेकंड कह रहे हैं कि इस अधिनियम द्वारा एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर इसे एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया गया, ठीक है। कह रहे हैं कि प्रशासनिक निकाय बना दिया गया।
गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। इसे एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। तो इस तरीके से देखोगे तो आपका ऑप्शन बी सही है। अब बी में फर्स्ट और सेकंड दिया है, इसलिए ध्यान रखना। ये मत सोचना कि बी मतलब सी क्यों नहीं, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी ने भारत के संविधान को तैयार करने के लिए औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का आह्वान कब किया? 1934, 1935, 1938 या 1940? गठन का आह्वान औपचारिक रूप से, ठीक है, औपचारिक रूप से कह रहे हैं यहाँ पर, तो वो आपका किया था वर्ष 1935 में। और मतलब एम.एन. रॉय ने विचार रखा था 1934 में, लेकिन 1935 में इसे औपचारिक रूप से देश के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए और औपचारिक रूप से संविधान सभा का गठन करने का आह्वान किया था। कुछ चीज़ें और डिटेल में दी गई हैं, उनको बाद में आप पढ़ लेना। आगे बढ़ते फिलहाल हमने फर्स्ट नंबर से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, फर्स्ट नंबर से देखते चलो, ठीक है। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इसके बाद में फिफ्थ। आगे बढ़ेंगे फिलहाल। कह रहे हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, यानी कि 2 सूचियों का क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान की विशेषता और किस देश से लिया गया है वो पूछ रहे हैं, ठीक है। द्विसदनात्मकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संविधान में संशोधन, ठीक है। सिंपली इसको डी को 3 से मिला दो। D3 आपका एक ही ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सत्य है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य आप और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। द्विसदनात्मकता, तो संशोधन तो आपने देख लिया। मौलिक कर्तव्य आपका हो जाएगा रूस से, ठीक है। द्विसदनात्मकता अगर आप बात करें तो ये ब्रिटेन, और राज्य के नीति निर्देशक तो सिंपली A1, B2, C3 एंड C4, D3, ठीक है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर निकल आएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित में से किसकी परिलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों से संबंध प्रावधानों से संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोकसभा अध्यक्ष या वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। आपको यहाँ पर बताना कि कितने ऑप्शन हमारे यहाँ पर सत्य हैं। देखो डिटेल में पढ़ोगे इसको जब, तो और चीज़ें और क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची जो आपकी है, निम्नलिखित परिलब्धियों या भत्तों विशेषाधिकारों से संबंधित है। राज्यों के राज्यपाल भी इसमें इंक्लूड है। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन निकालना हो कि कितनी चीज़ों से संबंधित है, तो आप यहाँ पर 4 को हटा सकते हो। वित्त आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं, मतलब फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष, द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, उसके अध्यक्ष की जो परिलब्धियाँ या भत्ते इसमें इंक्लूड नहीं है। किसमें? तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में। जब 4 को कट करोगे तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, और फर्स्ट और सेकंड केवल तो रहेगा, नहीं तो सी ऑप्शन निकल आएगा। लेकिन डिटेल में और जाना हो तो भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, राज्य में विधान परिषदों के सभापति एवं उपसभापति, ठीक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो और भी लोग इसमें इंक्लूड है। तो सी ऑप्शन सत्य है, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ताकि क्योंकि इतनी सारी चीज़ों में और भी चीज़ें दी तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सा नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार तथा जिम्मेदारियों से संबंधित है? भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सा नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार तथा जिम्मेदारी, 7वीं, 12वीं, 9वीं या 11वीं? अब आपको बताना है। देखो सिंपली 11वीं आपकी किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है ना। इसमें कुल 29 सब्जेक्ट हैं, और ये 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ऐड करी गई थी। कौन? तो ये आपकी 11वीं अनुसूची हो गई, ठीक है। विषय कितने हैं? 29। सी का आपका बवाल खत्म। 7वीं अनुसूची की अगर बात, 9वीं अनुसूची की बात करें, इसमें भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा उन्मूलन संबंधित है, और ये सबसे पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में, यानी ये मूल संविधान में नहीं थी। कौन सी? तो 9वीं अनुसूची। संविधान के द्वारा आपके 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 1992 में, 9वीं जोड़ी गई 1951 में, ठीक है। जिसको नहीं पता, पहली बार पढ़ रहा है, उसको मैं बता रही हूँ, जिसको सब पता है वो तुरंत आगे बढ़ जाए, ठीक है। अब अगर यहाँ पर अगर बात करें, 11वीं हो गई, 9वीं होगी आपकी, तो आपका आंसर जो क्वेश्चन का पूछ रहे हो वो तो फिलहाल 12वीं है, ठीक है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के बारे में दिया गया है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। हम आप बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके गठन के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। महाराष्ट्र, नागालैंड, तेलंगाना, झारखंड, कौन सा कब बना था, ठीक है। इन्होंने बोला कि गठन के हिसाब से, तो सर अब यहाँ सबसे पुराना जो है, अगर 1956 के बाद गठित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो 1960 में आपका महाराष्ट्र और गुजरात,
बम्बई के द्विभाषी राज्य को वर्ष 1960 में 2 अलग अलग राज्यों में विभाजित कर दिया गया। 1960 में महाराष्ट्र आपका 1960 में इसको गुजरात और महाराष्ट्र में अलग अलग विभाजित कर दिया। सबसे पहले यही जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसमें भी है, इसमें भी है, सेकेंड इसमें है, इसमें है, बस थर्ड और फोर्थ का यहाँ पर कमाल है। और दूसरी बात नागालैंड की बात करोगे तो 1963 में, ठीक है, 1963 में नागालैंड राज्य का गठन किया गया था। हालांकि भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त करने से पूर्व नागालैंड वर्ष 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण के अधीन था। लेकिन 1960 महाराष्ट्र, 1963 आपका हो गया नागालैंड। और आपका ये तेलंगाना मैंने बता ही दिया कि हाँ, जो झारखंड बताया ना, तो देखो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये तीनों 2000 में आए थे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों से तीनों को नए राज्य बनाया गया था। तेलंगाना 2014 में। सिंपल है। तो देखो पहले महाराष्ट्र, फिर नागालैंड, फर्स्ट सेकेंड, 2014 में तीसरा और फिर चौथा। तो कौन सा ऑप्शन सत्य हो जाएगा यहाँ पर? हाँ, ये 2000 में आया ना, तो फिर ये आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सत्य हो जाएगा। इस तरीके से भी निकाल सकते हो। इन दोनों का ही पता हो लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। ये पहले जाएगा और तीसरा बाद में आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने अभी कहाँ से सॉल्व करा? 6 नंबर से क्वेश्चन। मैं अपनी पूरी कोशिश करें कि आपको और भी फैक्ट इसमें अच्छे से बताते चलूँ। अभी तक तो मैं नहीं बता रही थी, पर मेरी कोशिश है ताकि सारे क्वेश्चन आपके सही जाए। अरे मेरे कहने का मतलब क्या, आप लोग भी ना 2 मिनट में गलत सोच गए कि सही जाए मतलब क्या? सही जाए मतलब अगर और भी ऑप्शन आ जाते क्वेश्चन में बन के, फिर वो हाँ अपना फंसो, वो कहने का मतलब था, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा रिट्स के संबंध में सत्य नहीं है? देखो रिट्स भी पूछी जाती है और बहुत परेशान करती हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 सभी उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। यहाँ पे जो सत्य नहीं है वो बता रहे हैं। सभी उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, ठीक है। वर्ष 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के उच्च न्यायालयों के पास रिट जारी करने की शक्ति थी। 1950 से पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड डी, उच्च न्यायालय पूरे भारत में किसी व्यक्ति अथवा सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकते हैं। इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। सी और डी में हो सकता है, केवल डी में हो सकता है केवल सी में हो, ठीक है। बात करते हैं, थोड़ा सा रुको। देखो आप अगर बात करें तो फर्स्ट और सेकंड तो बढ़िया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो एकदम चक्का है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि एक उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत में किसी व्यक्ति अथवा सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है, जबकि एक उच्च न्यायालय अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर एवं अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी व्यक्ति या सरकार अथवा प्राधिकारी के खिलाफ केवल तभी रिट जारी कर सकता है जब इसके लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्रवाई की आवश्यकता हो। तो डी ऑप्शन जो कह रहे हैं ना कि भारत में किसी भी व्यक्ति अथवा सरकार, उच्च न्यायालय नहीं, तो ये डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सत्य नहीं है, ठीक है। सी तो फिर भी ठीक है, डी नहीं है। मैंने बोला था किसी एक में कन्फ्यूजन हो सकती है, तो वो डिटेल चीज़ें वहाँ पढ़ लेना। फर्स्ट और सेकेंड आपका बिल्कुल सही था ऑप्शन। इसको मैंने इसलिए बोला था क्योंकि 1950 से पहले दे दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से फंसाता है क्वेश्चन। और अकेले आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं एग्ज़ाम हॉल में तो आपको लगता है कि नहीं ये गलत है, नहीं ये कह रहा 1950 से पहले, ऐसा हो नहीं सकता है, क्या पता ये गलत हो, क्या करें, इसको लगा, ऐसे कभी कभी मन में आते हैं ख्याल, है ना, जब एग्ज़ाम हम अटैम्प्ट करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इन दोनों में ही आपको शंका हो रही होगी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद का नाम मूल संरचना के संबद्ध तत्व सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी नहीं है। केशवानंद भारती मामला, भारत की संप्रभुता और एकता। मिनर्वा मिल्स मामला, न्यायिक समीक्षा। इंदिरा साहनी मामला, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। NTSR बम्बई मामला, पंथ निरपेक्षता। देखो ये मामले हैं और ये नाम है। अब इनमें कह रहे हैं कि कौन सा सही नहीं है। केशवानंद भारती की बात करोगी, 1973 का बहुत फेमस मामला है। इसमें क्या क्या मतलब बातें संबंधित है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, सरकार का गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक स्वरूप, संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र, संविधान का संघीय चरित्र, मतलब वो डिटेल में चीज़ें दी गई हैं। ये कह रहे हैं कि जो सही नहीं है, ये जो इंदिरा साहनी मामला कह रहे हैं ना 1992 जो मंडल मामला नाम से प्रसिद्ध है, इसमें कानून का शासन, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात यहाँ पर नहीं है, इसमें कानून के शासन का वर्डिक्ट टाइप से था, कानून का शासन।
तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में सही है? आंतरिक अशांति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार होता है। प्रधानमंत्री की सलाह के पश्चात ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अब यह आपके कथन वो कूट दिए गए, हमें बताना है कि कितने ऑप्शन सत्य हैं। पहली बात तो आंतरिक अशांति शब्द को वहाँ पर हटा दिया गया है ना, उसकी जगह पर आपका सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, आंतरिक अशांति शब्द को इंटरचेंज करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। इसके कारण भारत या उसके आसपास के क्षेत्र के किसी भी भाग में सुरक्षा का संकट है तो वह उद्घोषणा द्वारा संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र में जो भी मतलब ठीक लगेगा इस आशय की घोषणा क्या नाम है कि वो पारित कर सकते हैं या कह सकते हैं। तो कथन पहला तो सत्य नहीं है क्योंकि आंतरिक शांति कह दिया है। यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का संकट सन्निकट है मतलब पास है तो यह घोषित करने वाली आपात की उद्घोषणा युद्ध या ऐसे किसी आक्रमण या विद्रोह के वास्तव में होने से भी की जा सकेगी। तो इस तरीके से डी ऑप्शन सत्य है, ना तो पहला ना तो और ना ही सेकेंड, दोनों ही आपके यहाँ पर कथन सही नहीं है। पहला क्यों नहीं सही है? आंतरिक शांति की वजह से। दूसरा जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सलाह के पश्चात ही राष्ट्रपति, तो यहाँ पर है कि उसको अगर ऐसा लगता है तो मतलब पूरी मंत्रिमंडल रहते एक तरीके से, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ना कि केवल प्रधानमंत्री। यहाँ पे कहा है प्रधानमंत्री की सलाह के पश्चात, ठीक है। चलें खैर आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस संस्था निकाय का अध्यक्ष नहीं होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, नीति आयोग, भारतीय गुणवत्ता परिषद। अब इन चीज़ों को भी ध्यान से पढ़ना, ठीक है, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। भारत का प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है किसका किसका? तो जो आपकी राष्ट्रीय एकता परिषद है इनका भी होते हैं, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और नीति आयोग का आपने नाम सुना है। अगर नहीं होते हैं तो भारतीय गुणवत्ता परिषद का। हमने फिलहाल 10 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व किया है, 10 नंबर से आप देख लो, ठीक है। लंबा क्वेश्चन था थोड़ा, इसको पढ़ के अच्छे से डिटेल में देखो। 11, 12, ठीक है, फिर 13। चलो, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? सिंपल ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, तो खास कोई दिक्कत नहीं है। भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा जब देते हैं तो भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हाँ आर्टिकल वगैरह अगर पूछ लेते हैं फिर आपको थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे। तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोकसभा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पेश किया जाता है? ये अब आपको ध्यान से थोड़ा सा डिटेल से दिखना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी बार फंसाते हैं। तत्काल सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले पर अगर ध्यान आकर्षित करने के लिए लोकसभा में अगर जो प्रस्ताव पेश किया जाएगा वो आपको पेश किया जाएगा स्थगन प्रस्ताव। क्या कौन सा पेश किया जाएगा? स्थगन प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव किसी मंत्री अथवा मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध पेश किया जाता है। जो निंदा प्रस्ताव है तो किसी एक मंत्रियों के समूह के प्रति प्रस्तुत किया जाता है। कटौती प्रस्ताव लोकसभा के सदस्यों में निहित एक विशेष अधिकार है जो उन्हें अनुदान मांग के हिस्से के रूप में वित्त विधेयक में सरकार द्वारा किए गए विशेष आवंटन के लिए चर्चा की जा रही मांग का विरोध करने का अधिकार होता है। अच्छा, अभी हमने जब देखा ना कि भारत के राष्ट्रपति किसको अपना वो इस्तीफा सौंपते हैं, ठीक है, तो उसके कुछ प्रावधान दिए गए हैं। राष्ट्रपति का चुनाव का आर्टिकल 54 के तहत होता है, ठीक है। चुनाव 54 के तहत अगर राष्ट्रपति के चुनाव की विधि की बात करेंगे, जो विधियां होती हैं वो 55 के तहत होती हैं। अगर देखोगे तो राष्ट्रपति के पद का जो कार्यकाल होता है वो 56, तो थोड़ा सा देख लेना इसको। वैसे आपने पढ़ा होगा पुनः नियुक्ति के लिए जो राष्ट्रपति दोबारा भी निर्वाचित किए जाते हैं 57 के तहत हो जाएंगे। और राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति के लिए जो अर्हताएँ होती है, जो शैक्षिक योग्यताएँ या जो चीज़ें होती हैं वो 58 है। तो 57, 58, 61 भी इसी से संबंधित है, ठीक है, तो उसको आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिलहाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में सही है? संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित नहीं है, ये कह रहे हैं। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित नहीं है। भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कराता है। भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ध्यान रखना।
को शपथ ग्रहण कराता है। अब इसमें से कितने ऑप्शन सत्य हैं ये हमें बताना है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। यहाँ पे कार्यकाल दिया है, कोई बात नहीं। वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पद तक बना रहता है। उसकी उम्र के संबंध में किसी भी प्रकार का निर्धारण संसद द्वारा निर्धारित तरीके तथा प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंप अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर उसे अपदस्थ कर सकता है। तो कथन फर्स्ट सत्य हो गया, ठीक है। बात करेगा सेकंड की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को अपना पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा जो है कि वो शपथ ग्रहण कराया जाता है। तो क्या हो जाएगा, फिर सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। पर क्योंकि ये शब्द दिया कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित नहीं है, क्या पता होता तो ये जरूर पढ़ना जरूरी रहता है। संविधान जो बात दे देते संविधान के अंदर, जैसे मैंने बोला था 0 आवर्स और जनजाति शब्द है ना, कुछ ऐसे शब्द हैं जो संविधान में वर्णित फिलहाल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अशोक मेहता, अब ये समितियां आपको घोल के पी जानी है। कभी भी ये समितियों के क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना। फिलहाल तो पंचायती राज के विकास से संबंधित हैं। अब कौन सी समिति कब आई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कामकाज की देखरेख के लिए वर्ष 1957 देखो, जो सबसे पहले बनती 1957 में बनती वो बलवंत राय मेहता की समिति बनती, ठीक है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगी आपकी। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होता है जिसे बलवंत राय मेहता समिति भी बोलते हैं, ठीक है। 1977 में गठित जो होती है वो एक आपकी होती है अशोक मेहता समिति। जिला परिषद तथा मंडल पंचायत वाले 2 स्तरीय पंचायत राज संस्था की संरचना की सिफारिश के लिए, तो कौन सी हो जाएगी? अशोक मेहता समिति। ये आपकी 1977 हो जाएगा। अगर GVK राव समिति की बात करें तो 1985 में, ठीक है, 1985 में। LM सिंघवी समिति आपकी कब होती है गठित? तो सबसे लास्ट में आपकी 1986 में होती है गठित LM सिंघवी समिति। तो अब आप अपना कूट निकाल लो। 1957 बलवंत राय मेहता, सेकेंड ऑप्शन। सबसे पहले सेकेंड में जाओ, 2 जगह ऑप्शन दिए गए सेकेंड के, 1957 फिर 1977, तो सेकेंड फर्स्ट, फिर आपकी आ जाएगी फोर्थ 1985, ठीक है। तो सेकेंड फर्स्ट थर्ड, सेकेंड फर्स्ट फोर्थ, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल सही हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो इनको आप देखते चलो। 15, 16, 17, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? आपको पता है कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे संशोधन हैं जो 368 के अंतर्गत नहीं रखे गए, बल्कि जिनको बोलते हैं सिंपल संशोधन या मतलब साधारण संशोधन, है ना। तो उसे संशोधन की कैटेगरी में नहीं भी जोड़ा जाता है, सिर्फ ये कह देते हैं कि साधारण संशोधन के द्वारा ये काम हो गया है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ऑप्शन सारे पढ़ लेने हैं। इनके अलावा भी क्या और कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो साधारण देखना है कि कौन कौन से साधारण सिंपल क्या नाम है अमेंडमेंट या मेजोरिटी या स्पेशल, इस तरीके से, क्योंकि ये कंफ्यूज बहुत करते हैं कि साधारण संशोधन क्या होता है। देखो, भारतीय संविधान में कई प्रावधानों को अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। इन प्रावधानों में क्या क्या शामिल है? नए राज्य की स्थापना, ठीक है, नए राज्य की स्थापना, नए राज्य का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं अथवा नाम में परिवर्तन, मतलब नाम बदलना हो, है ना, कहीं हैदराबाद करना हो, तेलंगाना करना हो, आंध्र प्रदेश करना हो, अगर ये है नाम तेलंगाना है, तेलंगाना का भी अगर नाम बदलना हो तो साधारण संशोधन से हो जाएगा। संसद में कार्य साधक संख्या, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, राजभाषा का प्रयोग, संसद में प्रक्रिया के नियम, संसद और विधानमंडलों के लिए चुनाव, तो ये कुछ चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट जो कि साधारण संशोधन के द्वारा हो जाएंगी। तो यहाँ पर फिलहाल ये 4 ऑप्शन सत्य हैं। इनके अलावा भी कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनको आपको पढ़ लेना है अच्छे से डिटेल में, ओके। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में सही? इस अधिनियम के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त का एक नया पद सृजित किया गया है। इसने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के विचारात्मक कार्यों का विस्तार किया है। तो बताना है क्या दोनों कथन सत्य हैं यहाँ पर? जो यह भारत सरकार अधिनियम है आपका 1919, इसके तहत हमें ये दोनों कथन सत्य हैं क्या?
तो इस अधिनियम द्वारा देश में पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। किसके द्वारा? तो 1919 के द्वारा। ठीक है, ये जो दिया गया है इसको ध्यान रखना। आपको पता 1919 हो गया, 1932 हो गया, सॉरी 1935 हो गया, 1947 हो गया, तो इस तरीके से है ना, 1909 हो गया। तो ये कुछ अधिनियम है। इसने वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 भारतीय होना अनिवार्य कर दिया। इसने सिखों, भारतीय, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। मतलब सांप्रदायिकता को भी इसने थोड़ा सा आगे बढ़ाया है ना। तो इस तरीके से हमारा केवल फर्स्ट कथन सत्य है। फर्स्ट का मतलब ये, इस अधिनियम के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त का एक नया पद सृजित किया गया, ये सत्य है। सेकंड, इसने केंद्रीय परंतु दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के विचारात्मक कार्यों का विस्तार किया। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल सही नहीं है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा लोक सेवा आयोग के सदस्य के निलंबन से संबंधित है। 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, तो बताना है आपको। वैसे तो आपने पढ़ा ही होगा। फिलहाल आपका 317 यानी कि ऑप्शन ए सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टॉकहोम अभिसमय के संदर्भ में सही है। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक वैश्विक संधि है। भारत ने वर्ष 2006 में इसे अनुमोदित किया था। किसे? स्टॉकहोम अभिसमय या कन्वेंशन को। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना कि कितने ऑप्शन हमारे यहाँ पर फिलहाल सत्य हैं। ठीक है, स्टॉकहोम अभिसमय की बात करें तो यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को जैविक प्रदूषकों से सुरक्षित करने के लिए एक वैश्विक संधि है। तो यहाँ पर केवल ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि केवल सेकंड सत्य है। लेकिन कुछ चीज़ें और दी गई हैं डिटेल में, उनको आप अच्छे से पढ़ लेना, तभी जाके आपको ये पूरा क्लियर होगा। ठीक है, फिलहाल 18 नंबर क्वेश्चन से देखा है तो आप देख लो। ठीक है, 18, 19, 20, 21 आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट प्रदूषक स्रोत सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। लेड, ग्लास पैनल, कैडमियम, इंफ्रारेड डिटेक्टर, पारा, थर्मोस्टेट, बेरियम, मदरबोर्ड। हमें बताना कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। अगर देखें तो जो आपका बेरियम दिया हुआ है, ठीक है, बेरियम, इसका आमतौर पर मदरबोर्ड और फिंगर क्लिप में प्रयोग किया जाता है और यह एक नरम चांदी समान सफ़ेद धातु है जिसका उपयोग इसके उपयोगकर्ताओं को विकिरण से बचाने के लिए सीआरटी के अग्र पैनल पे किया। देखो, बेरियम और बेरिलियम जो मैंने बताया ना कि इसका आमतौर पर मदरबोर्ड और फिंगर वाली क्लिप में तो उसमें बेरिलियम का प्रयोग किया जाता है, और बेरियम जो है इसमें आपका एक नरम चांदी समान सफ़ेद धातु है जिसका उपयोग इसके उपयोगकर्ताओं को विकिरण से बचाने के लिए करते हैं। तो डी ऑप्शन आपका जो है वो यहाँ पर गलत सुमेलित है। एक बार मुझे भी लगा था कि सही सुमेलित है, लेकिन ये गलत सुमेलित है। ठीक है, जब इसको सही से पढ़ोगे, बेरियम और बेरिलियम में डिफरेंस देखोगे, तब जाके ये एक चीज़ क्लियर होगी। फिलहाल नेक्स्ट है कि निम्नलिखित गैसीय प्रदूषकों में से कौन सा क्षोभ मंडल में पाया जाता है। ओजोन, हाइड्रोकार्बन, सल्फर के ऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी एक से ज़्यादा तत्व जो हैं वो पाए जाते हैं। तो ये कूट दे दिया गया, हमें बताना कि इसमें से कौन से सत्य हैं। यह वायुमंडल का सबसे निचला क्षेत्र है, क्षोभ मंडल की बात कर रहे हैं, और वहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, तो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यानी चारों ही चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, किसमें? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में मौजूद प्रमुख गैसीय और कणकीय प्रदूषक हैं, और कौन कौन से, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इतनी दी हैं और डिटेल में वहाँ पर भी दी है, तो पढ़ लेना। राज्य और पवित्र उपवन के स्थानीय नामों की युग्म बनाई है। ये राज्य और ये पवित्र उपवन, ठीक है, सरना, देवराय, देवगुड़ी और सारा कबू, ये राज्यों के नाम है। अब हमको मिलान करना है। अगर आपने इनको पहली बार देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, अगर 1-2 बार इसको मिलान कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, देखो, जो ए है वो आपका गोवा आपका हो जाएगा देवराय, झारखंड आपका हो जाएगा सरना, ठीक है, और ये जो आपका केरल है ये हो जाएगा सारा कीवू, और महाराष्ट्र हो जाएगा देवगुडी। तो इस तरीके से जब हमने मिलान किया, A2 2 जगह है, फर्स्ट में और इसमें, B1 भी इसमें है, लेकिन यहाँ C3 और D4 है, यहाँ C4 और D3, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप मिलान करेंगे तो आपका जो ये है आंसर निकल आएगा। महाराष्ट्र में देवगुड़ी तो है ही, अगर इसकी जगह पे देवराय, द्रेवाहटी में पड़ जाए, मतलब नाम आए, तो फिर उसको भी मिलान कर देना। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से ट्रैफिक के संदर्भ में सही है।
जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास हेतु वन्य जीवों के व्यापार की निगरानी करता है। कौन? तो ट्रैफिक एक संस्था है। नेक्स्ट, इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। तो अब पूछ रहा है कि कितने ऑप्शन यहाँ पर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट कथन तो सत्य है, लेकिन जो सेकंड कह रहे हैं ये आपका यहाँ पर असत्य है, सत्य नहीं है। सॉरी देखो, मैंने भी ये कथन आपके ऊपर छोड़ रखे हैं ना, तो मैंने भी इसको नहीं पढ़ा। हाँ, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल 22 से क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसको देखते चलो, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए बड़ा लेट हो जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था? जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, या वायु प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण 1981, पर्यावरण संरक्षण जो 1986 का है, और जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा इस नियंत्रण बोर्ड का, मतलब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, देखो, पहली बात तो यह एक वैधानिक संगठन है जिसका गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ आपका सही हो जाएगा। हालांकि ये एक वैधानिक ही बोर्ड है। ठीक है, चलो, कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से हिमालयी याक के संदर्भ में सही है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा इसे खाद्य उत्पादक पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है। सेकंड, याक बोवाइन आदि प्रजाति के पशुओं से संबंधित है। तो दोनों दिए गए नीचे कूट का प्रयोग करके हमें कथन बताना कि दोनों में से कौन सी बात सत्य है। ठीक है, कि दोनों कथन सही है या इनमें से कोई भी सही नहीं है। याक बोवाइन जाति से संबंधित है जिसमें बाइसन, भैंस और मवेशी भी शामिल हैं। तो यहाँ पर कथन सेकंड हमारा सत्य है। एंड वे प्रायः तिब्बती पठार और निकटवर्ती ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में याक पालन वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर है। तो इस तरीके से सेकंड ऑप्शन भी सत्य है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, सूची का क्वेश्चन दिया गया है। फिलहाल ये कुछ चोटियां हैं और ये देश के नाम हैं। फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। माउंट किनाबालू, एलबुर्ज, एकांगुआ, किलिमंजारो। ठीक है, अब आपका यहाँ में कौन सा आपको याद है या आपने कभी ध्यान दिया या पढ़ा हो वर्ल्ड हिस्ट्री में जहाँ भी, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, कि कौन सा इसमें सही है। मिलान करते हैं, देखते हैं। अगर नहीं भी याद है तो थोड़ा सा गेस वर्क कर लेते हैं। देखो, किलिमंजारो अगर कुछ नहीं याद आ रहा तो तंजानिया में एक चीज़ याद रख लो, जो किलिमंजारो है वो तंजानिया में सिचुएटेड है। तो D3, अब D3 यहाँ पर ए के ऑप्शन में दिया गया, वो भी ए ऑप्शन में। ठीक है, तो आप इसी को टिक कर लो। A2 आपका जो है माउंट किनाबालू, ये आपका मलेशिया में है। कहाँ पर है? तो मलेशिया में है। एक सेकंड, सॉरी, अर्जेंटीना में नहीं, मलेशिया में है ना। A2, B4, B जो है एलबुर्ज है वो ईरान में हो जाएगा। एकांगुआ आपका C1 अर्जेंटीना में। तो इस तरीके से आपका आंसर भी निकल आया और एक ही गेस वर्क से काम भी चल गया। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम लोगों ने 26 से देखा है, तो 26 से देख लो, 27, 28। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कोयला क्षेत्र भारतीय राज्य सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। रंजीत घाटी सिक्किम, ललमटिया झारखंड, कर्णपुरा तेलंगाना एंड रामपुर हिमगीर ओडिशा। अब इसमें से कोई एक ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है, वो हमें देखना है। देखो, कर्णपुरा की बात करें तो कर्णपुरा आपका झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। सी इससे तो वैसे नहीं मिलान करना, यहाँ पे सामने सामने देखना है। ठीक है, यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है तो ये सी ही सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्णपुरा झारखंड में है, इन्होंने ललमटिया के सामने कर दिया है ना। रंगीत घाटी या रंजीत घाटी या रंगीत की बात करोगे तो ये सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। तो ये सही सुमेलित है। ललमटिया आपका जो है वो आपका पड़ेगा झारखंड में। ललमटिया भी झारखंड में है और कर्णपुरा भी झारखंड में है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर निकल आया। बाकी कुछ चीज़ें डिटेल में दी हैं, उनको यहाँ पर पढ़ लेना। जैसे रामपुर हिमगीर हो गया और कुछ चीज़ें। रामपुर हिमगीर आपका ओडिशा में, ये सही सुमेलित है फिलहाल। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से लक्षद्वीप के संदर्भ में सही है? लक्षद्वीप में उपस्थित सभी द्वीप प्रवाल से बने हुए हैं। अमीनी द्वीप इसका सबसे दक्षिणी द्वीप है। तो हमें मिलान करके बताना कि कौन से ऑप्शन सत्य हैं। ठीक है,
भारत का सबसे छोटा और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। विस्तृत एक द्वीप समूह जिसमें 36 द्वीप उसके अंदर और भी है। बात करें तो सी ऑप्शन सकते हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों। एक चीज़ और समझ लो, जो कह रहे हैं ये कि अमीनी द्वीप सबसे उत्तरी है जबकि मिनिकॉय द्वीप सबसे दक्षिणी है। ठीक है, तो इस तरीके से खैर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय मरुस्थल के संबंध में सत्य है? यह अरावली श्रेणी के पश्चिमी छोर पर स्थित है। इस क्षेत्र में 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र लंबी नदी है। उपर्युक्त सदी, यानी इसके संबंध में कितने कथन सत्य हैं? यह क्षेत्र अरावली श्रेणी के पश्चिमी छोर पर स्थित है, सही है। यह रेतीले टीलों से ढका एक असमतल रेतीला मैदान है, ये भी सही है। यहाँ प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से बहुत कम वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु शुष्क है और यहाँ वातावरण भी कम है। बरसात के मौसम में कुछ जलधाराएं देखने को मिलती हैं। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र लंबी नदी है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं और ये तीनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे कई भी क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना। नेक्स्ट है, सोन नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? देखो कह रहे हैं नहीं बहती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार एंड झारखंड। सोन नदी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सोन नदी एक बारहमासी नदी है जो मध्य भारत से होकर बहती है। यह यमुना नदी के बाद गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी दायां किनारा यानी कि सहायक नदी है। मतलब इसके पहले यमुना है सबसे बड़ी, फिर दूसरी आपकी सोन नदी है। तो यहाँ पर जो बात करें कि नहीं बहती, तो वो झारखंड में नहीं बहती है। ठीक है, यह अमरकंटक पठार के किनारे पर झरने का निर्माण करती है और यह 4 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर बहती है। ठीक है, कौन से? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश होता तो 4 राज्य हो जाते। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची का क्वेश्चन दे दिया गया। ये झील है और ये राज्य है, इनको मिलान करना है। ठीक है, वेम्बनाड, चिल्का, शिवाजी सागर और इंदिरा सागर। चलो इनको मिलान कर लेते हैं। देखो वेम्बनाड जो है वो आपकी केरल में है। ठीक है, ये इतना तो याद ही है। और चिल्का जो है वो उड़ीसा में है सिंपली। तो A1 B2, अब A1 भी यहाँ नहीं है, B2 तो ये है लेकिन A1 नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ दूसरी चीज़ जो मिलान करनी है, शिवाजी सागर, तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र और इंदिरा सागर मध्य प्रदेश। ठीक है, सिंपली आपका आंसर यहाँ पर निकल आया। तो एक या दो चीज़ें अगर याद है तो आंसर निकल आएगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन देख लो, 30 देख लो, 31 देख लो, 32, 33। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी गंगा नदी की बाईं ओर की सहायक नदी नहीं है? बाईं ओर, अभी हमने गंगा नदी की दाईं ओर सोन नदी को पढ़ा ही है। गंडक, गोमती, घाघरा और सोन। और सोन के बारे में क्या बात हुई थी? सोन जो है उसकी गंगा की कौन से किनारे की नदी थी? तो वो देखो गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमालय से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है और यह बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है और पद्मा नाम से फिर जानी जाती है। इसके बाएं किनारे की सहायक नदियों की बात करें तो गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। बाएं किनारे की, जैसे ये गंगा अगर जा रही हैं तो इधर को अगर चेहरा रहेगा तो ये आपका हो जाएगा बायां और ये हो जाएगा दायां। इधर की जो 4 नदियों की बात हो रही है और इधर की जो बात हो रही है, तो बाएं की इन्होंने बात करी कि इसके दाहिने किनारे की सहायक नदी है यमुना, सोन, पुनपुन और दामोदर है। ठीक है, तो सोन आपकी दाएं की है। इन्होंने पूछा ये कि बाईं ओर की नहीं है, तो ये दाईं ओर की है सोन। बाईं ओर की कौन कौन सी थी? तो गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा GDP अवस्फीति के संदर्भ में सही है? यह वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित टोकरी पर आधारित है। इसका उपयोग मुद्रास्फीति के माप के रूप में किया जाता है। GDP के बारे में बात हो रही है, तो कितने ऑप्शन आपके यहाँ पर सकते हैं? ठीक है, इसे अंतर्निहित मूल्य अपस्फीतिक अथवा मूल्य सूचकांक भी कहा जाता है, जिसका प्रयोग कीमतों में बदलाव को नज़रअंदाज करते हुए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को मापने के लिए किया जाता है। यह मूल्य प्रभाव को कम करके नामात्र GDP से वास्तविक GDP प्रस्तुत करता है। बात करें तो ऑप्शन सेकेंड आपका सत्य है, फर्स्ट आपका यहाँ पर सत्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का संकेतक है? बाल मृत्यु दर, विद्यालय में उपस्थिति, स्वच्छता या रोजगार। ये आपका रिपीटेड PYQ है। ठीक है, इसको 1-2 बार मैंने देखा है कि पूछा गया है। अब इसमें से ये मतलब घटक है, आपको बताना कि इसमें से 4 ऑप्शन में कौन कौन से उसमें सुमेलित रहते हैं, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, बात करें अगर यहाँ पर हम देखो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP एवं ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल OPHI संयुक्त रूप से वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स जारी करता है।
यह सूचकांक गरीबी के 3 आयामों तथा 10 संकेतकों पर आधारित होता है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, रोजगार यहाँ पर नहीं रहता है, रोजगार नहीं इंक्लूड होता है। तो आपका किस पे, बाल मृत्यु दर, विद्यालय में उपस्थिति और स्वच्छता, इस पर ये आधारित रहता है। कुछ चीज़ें और दी गई, उनको पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 समितियों के नाम है। देखो, रंगराजन आयोग की सिफारिशों पर जून 2005 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC की स्थापना की गई थी। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रंगराजन। नेक्स्ट है सूची का क्वेश्चन है, और ये SDG गोल के बारे में, SDG गोल भी खूब पूछे जाते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। SDG 5, SDG 6, SDG 7 और SDG 8। अब इनको आपको मिलान करके बताना है। तो अगर बात करें SDG के बारे में, SDG फर्स्ट गरीबी उन्मूलन, SDG सेकेंड आपका क्या है, भुखमरी उन्मूलन यानी 0 पॉवर्टी इंडेक्स या हंगर इंडेक्स, है ना। 0.5 की बात करें तो ये लैंगिक समानता की बात करता है, ठीक है। किसकी, लैंगिक समानता की बात करता है 0.5। और 0.6 की बात करेंगे तो ये आपका स्वच्छ जल की बात होगी, ठीक है, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, इस तरीके से। और SDG 7 की सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, क्या हो जाएगा, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। उपयुक्त कार्य और आर्थिक विकास, ये आपका 8 में डिफाइन है। तो इस तरीके से देखेंगे तो हमारे, फिलहाल पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम वहाँ पर कोड को मिलान कर देंगे, है ना। 34, 35, 36, ठीक है, 37, 38। अब इनको मिलान करते हैं, ठीक है। देखोगे तो बी नंबर जो है वो आपका यहाँ पर सही सुमेलित है, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी। श्रीमन नारायण अग्रवाल, MN रॉय, NR सरकार या घनश्याम दास बिड़ला। गांधीवादी योजना है क्या, गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण अग्रवाल ने सामाजिक आर्थिक सद्भाव के लिए वर्ष 1944 में संरक्षणवाद, राष्ट्रवाद, अहिंसा के सिद्धांतों तथा उद्देश्यों के पालन तथा विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष की अस्वीकृति जैसे बुनियादी तत्वों के साथ एक योजना पेश की थी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका श्रीमन नारायण अग्रवाल ने शुरू किया था। नेक्स्ट कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इनको आप पढ़ लो। हम बात करेंगे तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है भारत में आर्थिक विकास पर केंद्रित थी। इसमें बांधों और सिंचाई प्रणाली में निवेश सहित कृषि क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया। उदाहरण के लिए तो भाखड़ा नांगल बांध जैसे हैं, ये बड़ी मात्रा में आवंटन किया गया। तो ये ऑप्शन आपका है कि हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है। देखो, देश हमारा हाल फिलहाल में आज़ाद हुआ था, इसके बाद में खाने को अन्न नहीं था। तो अब क्या होगा, जब किसी घर में नया घर बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सारी बड़ी चीज़ें, अनाज इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े ड्रम ले लेंगे, है ना, कपड़े एक जगह रखने के लिए, फिर छोटी छोटी चीज़ें, फिर आप लग्जीरियस चीज़ें बाद में लेते हो। पहले अब भारत में भी ऐसा ही था कि भाई लोग कहने को बोल देते हैं कि नंगे पुंगे लोग थे, भूखे लोग थे। अरे जब सारा कुछ लुट ही गया था तो नंगे पुंगे तो रहेंगे ही। हम लोग तो किसी का शोषण करके थोड़ी ना खाते थे। तो इसीलिए पहले क्या होता था कि कृषि पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया ताकि खाने को अनाज हो सके, फिर बाद में और चीज़ें की जाएंगी। तो सिंचाई वगैरह के लिए भी बांध हो गए और नहरों का विकास हो गया, ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। तो खैर आगे बढ़ेंगे। विस्तारित निधि सुविधा कार्यक्रम किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से इसको पढ़ना। ऐसे क्वेश्चन मतलब थोड़ा गलत हो जाते हैं, ज़्यादा मेरे से भी हो जाते हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। कहने का मतलब है विस्तारित निधि सुविधा EFF, ठीक है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से संबंधित है। इसका कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मध्यावधि के दौरान भुगतान संतुलन की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो क्या हो जाएगा आपका IMF से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से मुद्रा बाजार के संदर्भ में सही है। शीघ्रावधि द्रव्य कॉल मनी बाजार में धनराशि आमतौर पर 15 दिनों के लिए उधार ली जाती है अथवा जुटाई जाती है। नोटिस मनी मार्केट को अंतर बैंक मुद्रा बाजार के रूप में भी जाना जाता है। अब दो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि कॉल मनी जो पूछा इन्होंने ये क्या सही है, नोटिस मनी तो अंतर बैंक मुद्रा बाजार के रूप में भी जाना जाता है, ये क्या सही है, कौन सा सही है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है, तो केवल सेकेंड आपका यहाँ पर सही है, नोटिस मनी जो कह रहे हैं वो सही है। बात करें यहाँ पर तो द्रव्य या मुद्रा बाजार एक छोटी अवधि की निधियों का बाजार है जो ऐसे द्रव्य संपत्तियों का निपटान करता है जिनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष तक की होती है। इसे 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, वो श्रेणियाँ आप अच्छे से पढ़ लेना। फिलहाल हम बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से मुद्रा बाजार के विभिन्न लिखतों के संबंध में सही है।
देखो, ट्रेजरी बिल प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए वचन पत्र हैं। वाणिज्यिक पत्रों की परिपक्वता अवधि 15 दिन से 365 दिन तक हो सकती है। जमा प्रमाण पत्र मुद्रा बाजार के आरक्षित पारक्रम में बेचनी लिखित हैं या उपर्युक्त सभी। हमें बताना है कि इनमें से कितने ऑप्शन सही है। ठीक है, तो उपर्युक्त सभी आपके सही है, यानी कि ट्रेजरी बिल प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए वचन पत्र हैं। वाणिज्यिक पत्रों की परिपक्वता अवधि 15 दिन से लेकर 365 दिन तक हो सकती है। जमा प्रमाण पत्र मुद्रा बाजार के आरक्षित पारक्रम में बेचनी लिखित है। ठीक है, तीनों सत्य हैं। देखो, हम लोगों ने 39 से सॉल्व किए हैं। 39 देख लो, 40 देख लो, 41 हो गया, ये आपका 42 रहा। ठीक है, एंड 43। चलिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं? मौद्रिक नीति का संचालन करना, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन और संरक्षण। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य की बात हो रही है, यहाँ पर ध्यान रखना है। हाँ, नई मुद्रा जारी करना, बाह्य ऋण प्रबंधन। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके हमें सही उत्तर बताना। इनमें से कितने कथन हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के लिए सत्य हैं? भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करने वाला देश का केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ये पूछा जाता है। ठीक है, प्रारंभ में आरबीआई निजी स्वामित्व के अधीन था, किंतु वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। स्थापना 1935, लेकिन ये तब जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये निजी बैंक था। 1949 एक ये भी डेट है जो इम्पोर्टेंट है। इस समय इसका मतलब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ठीक है, इसके जो कार्य हैं वो क्या क्या हैं? मौद्रिक नीति के संचालन, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन और संरक्षण, नई मुद्रा जारी करना। बाह्य ऋण प्रबंधन जो कह रहे हैं वो इसका फिलहाल यहाँ पर वो इसका कार्य नहीं है। ठीक है, तो अब आप पूछेंगे कि वो किसका कार्य है, तो वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की विदेशी ऋण प्रबंधन इकाई EDMU भारत के विदेशी ऋण का प्रबंधन करती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक की बात हो रही। वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? 4 ऑप्शन दिए गए, हमें बताना कि कब की गई थी। तो NHB, ठीक है, शॉर्ट में इसको NHB बोलते हैं। NHB राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत 9 जुलाई 1988 को स्थापित एक वैधानिक संगठन है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए सत्य हो जाएगा। 1988 यह देश में आवास क्षेत्र से जुड़ी शीर्ष वित्तीय संस्था है। ठीक है, यह सरकारी स्वामित्व के अधीन भी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? द चेयरपर्सन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल इज। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर, केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्य आर्थिक सलाहकार। ये ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन है इकोनॉमी के जो कभी भी कहीं भी पूछे जा सकते हैं। ये एवरग्रीन टाइप के हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये करंट से रिलेटेड ही हैं तो तभी करंट में रहेंगे तो ही पूछे जाएंगे। बात करें अगर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की यहाँ पर, तो इसका गठन 30 दिसंबर 2010 को भारत सरकार द्वारा किया गया था। FSDC के गठन का विचार सर्वप्रथम आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर रघुराम गोविंद राजन ने पेश किया था। ठीक है, तो इसकी स्थापना इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। बाकी कुछ चीज़ें और भी दी गई हैं तो उसको आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना। कह रहे हैं राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच अंतर को क्या कहते हैं? द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज। ठीक है, राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़ लो। राजस्व घाटा, प्राथमिक राजस्व घाटा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्राथमिक घाटा या राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर है। यह सरकार की व्यय आवश्यकताओं तथा उसकी प्राप्तियों के बीच के अंतर को दर्शाता है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर? प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो प्राथमिक घाटा कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में थोक कीमत सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? केंद्रीय आर्थिक सूचना ब्यूरो, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण या भारतीय रिजर्व बैंक। 4 ऑप्शन दिए गए, हमें बताना इनमें से क्या सकते हैं। ठीक है, थोक कीमत सूचकांक जिसको WPI बोलते हैं, यह थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमत को दर्शाता है, यानी वह सामान जो थोक में बेचा जाता है और जिसका व्यापार उपभोक्ताओं के बजाय संगठनों के बीच किया जाता है। तो आर्थिक सलाहकार कार्यालय, ठीक है, इसे बोलते हैं ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाते का घटक नहीं है? विदेश से ऋण प्राप्त करना, विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन, विदेशी निवेश या सेवाओं का व्यापार। कौन सा जो पूंजी खाते का घटक नहीं है? ठीक है, घटक मतलब कंपोनेंट उसका नहीं है।
तो अगर बात करें तो जो सेवाओं का व्यापार होता है ये आपका पूंजी खाते का कंपोनेंट या घटक नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम लोगों ने 44 से क्वेश्चन सॉल्व किए, तो 44 नंबर देख लो, 45, 46, 47, 48 एंड 49। ठीक है, इस तरीके से आपके कंप्लीट हो गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव है? आयात सस्ता हो जाना, उपभोग में विविधता, अधिक विदेशी आस्तियों के स्वामित्व की स्वतंत्रता या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। आपको ये वाला लाइन थोड़ा ये वाली लाइन थोड़ी सी जो आस्तियों कह रहे हैं समझ में नहीं आ रही होगी। देखो, कैन होल्ड मोर फॉरेन एसेट। ठीक है, फॉरेन एसेट, आई होप कि थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, शब्दों का थोड़ा सा खेल रहता है। तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा अवमूल्यन का प्रभाव है। 4 ऑप्शन में कौन सा इनमें से एक ऑप्शन जो है वो प्रभाव है। मुद्रा अवमूल्यन अथवा मूल्यह्रास का अर्थ है कि अन्य मुद्राओं की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी आना। तो इसके निम्नलिखित प्रभाव हो जाते हैं, जैसे निर्यात का सस्ता हो जाना, ठीक है, कर्ज पुनर्भुगतान सस्ता हो जाना, किसी देश की क्रय शक्ति में कमी आना, मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति, लागत जनित मुद्रा स्फीति। तो इस तरीके से देखेंगे तो डी ऑप्शन है कि ये इसका मुद्रा का प्रभाव है, मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से प्रभावी विनिमय दरों के संदर्भ में सही है? सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता का संकेतक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रत्येक अर्थव्यवस्थाओं के भुगतान संतुलन का आकलन करने के लिए REER मॉडल का उपयोग करता है। अब ये हमें दिया है कि नीचे दिए गए कोड से हमें बताना कि ये दोनों ही ऑप्शन अपने आप में सत्य हैं या नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन आपका जो कह रहे हैं REER मॉडल का उपयोग करता है, ये आपका सत्य है। जो ये कह रहे हैं कि सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर नीर या व्यापारिक साझेदारों की मुद्रा और घरेलू मुद्रा के द्विपक्षीय विनिमय दरों के बीच भारित औसत का एक सूचकांक है। प्रतिस्पर्धा, ये इन्होंने बोला है कि मतलब कंपटीशन का संकेतक है। तो इस ये वाला आपका ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन का सही नहीं है, सेकंड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का सत्य है। ठीक है, इकोनॉमी की लैंग्वेज है, आपको एक बार में बताने में मैं भी कि ना समझ में आ रही हो, इरिटेशन हो रही हो, तो आप उसको PDF से पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी APEC का सदस्य नहीं है? अब यहाँ पर इन्होंने बोला है नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंडोनेशिया या चीन, 4 कंट्री के नाम दिए गए हैं। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC की अगर बात करें तो APEC का लक्ष्य संतुलित, समावेशी, सतत, नवीन और सुरक्षित विकास को बढ़ावा देकर तथा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में तेजी लाकर इस क्षेत्र के लोगों को अधिक समृद्ध बनाना है। सिंगापुर स्थित स्थायी सचिवालय इसे आवश्यक सहायता प्रदान करता है। सदस्य देशों की बात करें तो यहाँ पर भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कनाडा, चिली, चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, मतलब ये सारे देश के नाम हैं। वर्तमान में भारत का दर्जा पर्यवेक्षक का है, यानी कि भारत इसमें इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, पर्यवेक्षक का है फिलहाल, याद रखना। आप सोचो कि पर्यवेक्षक तो है और कह रहे सदस्य नहीं है, तो सदस्य नहीं है, पर्यवेक्षक है। निर्धनता आकलन से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए, उन्हें क्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कौन सी समिति कब आई थी उसको हमें लगाना है, अरेंज करना है। इस तरीके से ये जो कोड दिया है इसकी सहायता से। ठीक है, देखो जो अलग समिति आती है ये आपकी सबसे 1979, ओके, 1979, और आपकी जो लकड़वाला समिति आती है ये आपकी 1993 में रहती है। ठीक है, 1993। अगर तेंदुलकर समिति को याद हो आपको तो 2009 में ये आ गई थी। ठीक है, और रंगराजन समिति तो ये आपकी 2012 यानी 2012 में। तो इस तरीके से अगर हम लगाएंगे अलग समिति कहाँ पर है, सेकेंड ऑप्शन एक ही ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो दिया गया है तो सेकेंड आपकी पहले रहेगी, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, आप इसका ट्रांसलेशन भी देखते चले ताकि समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, 51, 52, 53, ये हमने कोड से इसको सही किया है, आप इसको निकाल लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI के संदर्भ में सही है? 2 ऑप्शन दिए गए हैं, अच्छे से पढ़ लो। देखो NSO तो आपने नाम सुना ही होगा, और इसके बाद मौद्रिक नीति समिति MPC का भी नाम सुनते ही हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो ये ऑप्शन दिए गए, हमें बताना कि इनमें से कितने ऑप्शन हमारे सत्य हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें तो यह खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI जारी करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं ना। इसमें भोजन और पेय पदार्थ, ईंधन और विद्युत, आवास और वस्त्र सहित कई उपसमूह हैं। अब उपसमूह 4 प्रकार के होते हैं।
एक होता है औद्योगिक यानी लेबर श्रमिकों के लिए सीपीआई, कृषि मजदूरों के लिए सीपीआई, ग्रामीण मजदूरों के लिए सीपीआई, ग्रामीण शहरी संयुक्त श्रमिकों के लिए सीपीआई। तो वो चीज़ें और डिटेल में दी, उनको पढ़ लेना। सेकेंड ऑप्शन सी ऑप्शन सत्य है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट है औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ मिलकर एक समझौता ज्ञापन यानी MOU जिसे बोलते हैं पर हस्ताक्षर किए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास की यहाँ पर बात हो रही है। तो जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास, नवीन समाधान एवं संयुक्त अनुसंधान और विकास RD यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। तो किसके साथ में किया गया? तो IIT कानपुर के साथ में। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल, किजमेकिया कॉर्बेट, डॉक्टर शोभा अगस्ती एंड कमल कुमार। अभी करंट के क्वेश्चन है, इनको छोड़ना अपने आप में बहुत ही नुकसान मतलब हो जाएगा आपका। जो लोग 2 मिनट 4 मिनट का आगे का वीडियो देकर छोड़ते हैं ना, इसीलिए नुकसान हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को देश के प्रति उनके विशिष्ट सेवाओं के लिए भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। अब ये क्वेश्चन कहाँ है? बीच में। अगर करंट नहीं ध्यान दिया या करंट ध्यान भी दिया यहाँ पे तो ऐसे आपको आइडिया नहीं लगेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बैंक ने नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 बैंकों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपने अच्छे से पढ़ लिए। हम बात करेंगे आय के स्वतंत्र स्रोत वाली 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए बैंक ऑफ इंडिया ने नारी शक्ति बचत खाता NSSA लॉन्च किया है। तो किसने किया है? बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी विकसित की है? अब देखो ये भी IIT आ गई आपकी, है ना, करंट में चर्चा में रही। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी विकसित की है। तो किसने की है? IIT मद्रास ने, यानी सी ऑप्शन सत्य है। हम लोगों ने 54 से क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो इसको देखते चले। 54 के बाद 55, 56, 57 एंड 58। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2023 में होटल और रिजॉर्ट के लिए एक नई स्टार वर्गीकरण प्रणाली शुरू की है? 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन आप खुद ही पढ़ लो। हम फिलहाल यहाँ आंसर की बात करेंगे ताकि हमारा समय बचे। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने राज्य में संचालित होटलों और रिजॉर्ट के स्टार वर्गीकरण को मंजूरी देने के लिए एक नई स्टार वर्गीकरण प्रणाली शुरू की है। तो ये काम किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। दिसंबर 2023 में स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? अब ऐसे आपका करंट रिवाइज हो जाएगा और सिंपली आपको मतलब टिक कर सकते, जैसे कहते हैं आँख बंद करके, तो वाराणसी में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI में भारत की रैंकिंग क्या है? प्रथम, चतुर्थ, पंचम या खष्ट? मतलब खष्ट, छठवीं मत समझना, 7th है यहाँ पे। ठीक है, तो वही आपको बताना है यहाँ पर, अगर आपको याद हो। देखो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI यह वर्ष 2005 से प्रतिवर्ष जर्मन वॉच क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह एक स्वतंत्र अनुवीक्षण उपकरण है जो 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण निष्पादन को ट्रैक करता है। फिलहाल जो भारत की रैंकिंग आई उसमें 7th आई। यहाँ पर आप 7th नोट डाउन कर लो ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, किसमें? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। तो अच्छा 7 भारत की आई है, तो फिर फर्स्ट किसकी आई होगी? तो यह 4 प्रमुख श्रेणियों के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है और वो जो आधार है वो आप देख लेना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 7वें स्थान पर है। इस सूचकांक में किसी भी देश ने 1 से 3 तक रैंक हासिल नहीं की है। डेनमार्क आपका चौथे पे है। ठीक है, यहाँ पर जो ये चौथी रैंक आई है ये डेनमार्क की है। फर्स्ट से कोई पाया ही नहीं, फर्स्ट से लेकर 3rd नंबर तक। तो ये चीज़ में कन्फ्यूजन मत रहना। अगर पूछेंगे कि सबसे ठीक ठाक तो डेनमार्क की, लेकिन नंबर कौन सा? चौथा है। ठीक है, भारत का 7वां है। फिर भी इससे भारत बहुत लाख गुना सही है, यहाँ पे पॉपुलेशन भी नहीं सही। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 के लिए शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया है? डेनियल बारेनबोई, मतलब अलग अलग नाम है, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। अली अबू अव्वार, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान या श्री योहेई सासाकावा। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर 1 से ज़्यादा लोगों को दिया क्योंकि कूट दिया गया है। कूट के हिसाब से हमें आंसर बताना है कि इनमें से कितने लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिलहाल आपका फर्स्ट और सेकंड यानी डेनियल बारेनबोई और अली अबू अव्वाद।
ठीक है। डैनियल बारेनबोइम तथा अली अबू अब्बाद को संयुक्त रूप से इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के लिए अहिंसक समाधान हेतु इजराइल तथा अरब देशों के युवाओं व लोगों को एकजुट करने के उनके प्रयासों के लिए वर्ष 2000 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है। बारेनबोइम कहाँ के, तो अर्जेंटीना में जन्मे प्रतिष्ठित शास्त्रीय पियानो वादक है और जो तथा अब्बाद एक प्रतिष्ठित फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता है। ठीक है। तो ये अर्जेंटीना के हैं और ये आपके फिलिस्तीन के हैं, दोनों का नाम याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी ब्रैडन हॉल समूह ग्रुप के प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 4 आपकी कंपनियों के नाम, इसमें ऑप्शन देखने हैं कि कौन से ऑप्शन सही है आपका। जैसे तेल और प्राकृतिक गैस निगम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, मतलब इनमें से किसको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो बात करें तो यह पुरस्कार आपका राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को प्रदान किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे छठे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन आप पढ़ लो। सुकृता पाल कुमार को उनकी पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए छठे संस्करण के रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें 50,000 अमेरिकी डॉलर, सॉरी 50 नहीं है, 5,000, सुकृता पाल कुमार जी को 5,000 अमेरिकी डॉलर, ठीक है, अमेरिकी डॉलर हाँ प्रदान किए जाएंगे। और एक प्रमाण पत्र, मतलब ऐसे दिए जाते हैं ना एक सर्टिफिकेट टाइप से, तो कौन हो जाएगा, सुकृता पाल कुमार। 50,000 नहीं है भाई, 5,000 है। चलो आगे बढ़ेंगे। हमने 59 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 59, 60, 61, 62, ठीक है, अच्छे से देखते चलो, 63 एंड 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पाठ मित्रों मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, चारों मंत्रालय के नाम आप देख लो, पहले पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, इसके बाद में आप अपना आंसर टिक करो। देखो अगर यहाँ पर बात करा जाए कि पॉट मित्रों मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, तो दिसंबर 2023 में वस्त्र मंत्रालय ने जूट संगोष्ठी के दौरान जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड JCI द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन पॉट मित्रों लॉन्च किया है। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है जंतु कोशिका के घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्टीरिया कहा जाता है। रिक्तिकाएं अंतः कोशिकीय दबाव बनाए रखती हैं। तो नीचे दिए गए कूट से हमें सही उत्तर बताना। कूट में हमारे ये ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आप पढ़ लो। जंतु कोशिका के अगर महत्वपूर्ण घटक की बात करें तो राइबोसोम ये दानेदार संरचनाएं हैं और कोशिका के प्रोटीन कारखाने कहलाते हैं, ठीक है। यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है, तो फर्स्ट ऑप्शन सत्य है। कह रहे हैं यहाँ पर कि रिक्तिकाएं ये हल्के नीले रंग की होती है और बुलबुले की तरह दिखाई देती हैं, जो कोशिका रस को संग्रहित करती हैं और अंतः कोशिकीय दबाव बनाए रखती है। तो सेकंड भी सत्य है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपके कितने ऑप्शन, मतलब कौन कौन से ऑप्शन सत्य हैं, तो ए में देखो दोनों ऑप्शन दे दिए, ठीक है। तो ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, तभी जाके आंसर आपका सही रहेगा। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन थाइलोफाइटा से संबंधित नहीं है, ठीक है, स्पाइरोगाइरा, चरा, यूलोथ्रिक्स या मॉस, ठीक है। तो थाइलोफाइटा से पूछ रहे कि कौन संबंधित नहीं है यहाँ पर। तो आपका पादप साम्राज्य को 5 उपसमूहों में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। कौन इससे संबंधित नहीं है, तो मॉस जो है ये आपका थैलोफाइटा से संबंधित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पौधों में जटिल स्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर भी सही नहीं पूछा है। फ्लोएम जड़ों से तनों और पत्तियों तक पानी का संचालन करता है। जाइलम पौधे के भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। जाइलम भोजन को पत्तियों से जड़ों और तनों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। या डी ऑप्शन ए और सी दोनों। अब इनमें से कितने ऑप्शन सत्य हैं, मतलब फिलहाल तो पूछा कि सत्य नहीं है, इनमें से कितने ऑप्शन हैं जो सत्य नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट और ए और सी आपका यहाँ पर सही नहीं है, विच मीन्स डी ऑप्शन आपका यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फ्लोएम जड़ों से तनों और पत्तियों तक पानी का संचालन नहीं करता, ठीक है। पौधे में जटिल स्थायी ऊतकों को जाइलम और फ्लोएम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जाइलम या जड़ों से तने और पत्तियों तक रस या पानी का संचालन करता है। यह पौधे के हिस्से को यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करता है। और फ्लोएम जो कहा है, यह पौधे के शरीर में जैविक भोजन का संचालन करता है या भोजन को पत्तियों से जड़ों और तनों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। तनों और पत्तियों तक पानी का संचालन करता है, ठीक है। तो यही इसलिए ये ए और सी आपका ऑप्शन सत्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। एपिनेफ्रिन, साइटोकिनिन, इंसुलिन या एस्ट्रोजन। पादप हार्मोन के विषय में बात हो रही है।
देखिए, ऑक्सिन ये तने की कलमों में जड़ें जमाने में मदद करते हैं। यह एक ऐसा अनुप्रयोग है जिसका व्यापक रूप से पौधों के प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है। वे पुष्पन को बढ़ावा देते हैं, उदाहरण के लिए अनानास में। ठीक है, आंसर की बात करेंगे तो बी आपका साइटोकाइनिन, ये आपका यहाँ पर सत्य नहीं है, सॉरी पादप हार्मोन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मानव आमाशय द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मानव आमाशय द्वारा स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका मानव आमाशय के द्वारा स्रावित होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल ये हमने 65 नंबर से क्वेश्चन देखे, 65, ठीक है, 66, 67, 68, 69 एंड 70। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल कह रहे हैं मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। धमनियाँ शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। केशिकाएँ या कोशिकाएँ धमनियों और शिराओं के बीच एक नेटवर्क बनाती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर हमें बताना है। ये कूट है, आप कूट को पहले ध्यान से पढ़ लो, फिर हम आंसर की बात करते हैं। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र में हृदय, शिराएँ, धमनियाँ और केशिकाएँ शामिल होती हैं। धमनियाँ वे हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती हैं। फुफ्फुसीय धमनी को छोड़ के सभी धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। तो कथन जो फर्स्ट है वो सत्य नहीं है। विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक नहीं, जो फुफ्फुसीय धमनी को छोड़ के सभी धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर कह रहे हैं कि सत्य नहीं है। ठीक है, एंड सेकंड सत्य है, तो सेकंड आपका डी में ऑप्शन दिया गया, इसलिए आपका सेकंड यहाँ पर सत्य है। ठीक है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है, तो आपने नाम सुना ही होगा कभी ना कभी बीच में, थ्रोम्बोसाइट। प्लाज्मा यह एक भूसे के रंग का चिपचिपा तरल पदार्थ है जो रक्त का लगभग 55% होता है। प्लाज्मा का 90 to 92% हिस्सा पानी और प्रोटीन का योगदान 6 से 8% होता है। आंसर की बात करें, कह रहे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है तो प्लेटलेट्स को। ठीक है, नेक्स्ट है मानव में से कौन मानव तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। रीढ़ की हड्डी, न्यूरॉन, स्नैप्स या उपरोक्त सभी। इनमें से कौन से हैं हिस्से। मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र नियंत्रण और समन्वय हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र के कार्य हैं। तंत्रिका तंत्र 2 भागों से बना है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS जिसे कहते हैं, और परिधीय तंत्रिका तंत्र PNS। ठीक है, आंसर की बात करेंगे तो फिर डी ऑप्शन कह रहे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है मानव आँख में वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है कॉर्निया पर, रेटिना पर, रक्त पर या सीलियरी बॉडी पर। ठीक है, प्रतिबिंब मतलब जो चित्र बनता है जो हम लोगों को दिखाई देता है मनुष्य की आँख में, तो यह दृष्टि के लिए संवेदी अंग है। और मानव नेत्र गोलक लगभग गोलाकार संरचना वाला होता है। मानव नेत्र गोलक की दीवार 3 परतों से बनी होती है। जो चित्र बनता है वो आपका रेटिना पे बनता है। ठीक है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो। वृक्क की कार्यात्मक इकाई है, ठीक है, ये पूछ रहे हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी को वृक्क यहाँ पर बोल रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। मानव उत्सर्जन प्रणाली, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। आंसर की बात करेंगे तो बी हो जाएगा आपका सही।